सर इस्लामिक फेमिनिज्म जो कि हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर 80s के बाद की एक डेवलपमेंट है, आप उनके मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करते हैं या इत्तेफाक है आपका? देखिए, मैं समझता हूँ, मेरा तो ये एक राय गलत भी हो सकती है कि जिसको एक है इंसानी वजूद जी। और एक है इंसानी बीइंग। जी। तो जो इंसानी हस्ती है ना, उसमें मज़हब और फ़िक्र, मतलब अगर हमें इंटेलेक्ट भी दिया गया है, इमेजिनेशन भी दिया गया है और इमोशन भी दिए गए हैं, तो ये फितरत ने दिए हैं, हमें इनको कबूल करना चाहिए। तो ये जो मज़हब है, ये भी मज़हब का क्या मतलब है? मज़हब का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी की जो ज़िंदगी पेटी अफेयर्स हैं, मामूली चीज़ें, इनसे आप ऊपर उठते हैं और एक दूसरा एक्सपीरियंस करते हैं। आप एक दूसरी डोमेन में जाते हैं, जो एक स्पिरिचुअल डोमेन है, और वहाँ आप चीज़ों के जो उसकी कदर कीमत है, उनकी जो सिग्निफिकेंस है, जो मीनिंग्स हैं, वो करते हैं। और आप जितना आप इन चीज़ों के साथ रहते हैं, अपने वजूद के साथ, तो वजूद की सतह पर रहना चाहिए। मैं तो उसकी नफी नहीं करता, इंसानी जिस्म की नफी नहीं करता, लेकिन इंसानी जिस्म को मुंतहा बना लिया जाए तो ये तो बिल्कुल उससे इंसानी बीइंग है, उसको बिल्कुल बरअक्स है। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामिक जो फेमिनिज्म है, उसमें मज़हब और फ़लसफ़ा को साथ साथ लेके चलना चाहिए। फिर मैं कहूँगा वही तक़सीम है ना, जब आप कहते हैं इस्लामिक फेमिनिज्म, जब अगर नहीं है, जो लोग इस्लामिक फेमिनिज्म का इनकार करते हैं, उनके यहाँ एक एपिस्टेमोलॉजी काम कर रही होती है। अच्छा, ये तो एक फेमिनिज्म वेस्टर्न है, साइंस है, सेकुलर है, निकाल दें। मज़हब जो है वो बिल्कुल दूसरी चीज़ है। ये तो आग और पानी का क्या हो सकता है? तो ये आग और पानी नहीं है। मैं तो मज़हब और फ़लसफ़ा, ये दोनों इंसान की ज़रूरत है। सर जो मुस्लिम फेमिनिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि इस्लाम के अंदर तो इंसाफ है और वहाँ पे औरत के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन जो इस्लामी रवायत है, इस्लामी ट्रेडिशन है, उसने ये डिस्क्रिमिनेशन पैदा की है और उस डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करने के बाद मज़हब के साथ अटैच कर दिया कि मज़हब ही ये कहता है। बिल्कुल सही, तो आप इससे बिल्कुल मैं से एग्री करता हूँ। ये जिसको इस्लाम कहा जाता है, वो अक्सर किसी मजहबी आलिम या मजहबी तबके की राय होती है, और उसको वो चूँकि उसको एक आपने वो असल देखिए, बात ये कि लोग जितने ख्यालात ज़ाहिर करते हैं, उनके पीछे ज़मीनी के मंतक हो, उनके पीछे उनकी पोजीशन और उनकी वो जो जहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं वो भी मौजूद होती है। अब मजहबी तबके को जब ये पोजीशन हासिल होगी अथॉरिटी की, कि मजहबी वहाँ अथॉरिटी है, लिहाजा उन्होंने ये समझना शुरू किया कि जो वो उसको वो मजहब हो, हालांकि वो मजहब के बारे में उनकी राय होती है और राय को ही मजहब बना। बिल्कुल। तो वो बहुत सी रिवायात थी जो उनको इस्लाम का नाम दे दिया गया। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मजहबी जो मतन है, उसकी जो इत्तेहाद है, उसको समझने में वो जारी रहना चाहिए। और जो मुस्लिम फेमिनिस्ट ने तफसीर की है कुरान की फेमिनिन पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उनका ख्याल है कि आज से पहले सारी तफसीर आदमियों ने की, तो अब फीमेल पर्सपेक्टिव से तफसीर, तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा एक्ट है इस जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने के लिए? मेरे ख्याल है इसको जेंडर डिस्पैरिटी को कम तो करेगा और ये बावर कराएगा कि औरतें जो हैं वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है उन मुफस्सिरीन को सिर्फ सारा फोकस जेंडर पे नहीं करना चाहिए, जो बाकी मसाइल हैं उन पे भी करना चाहिए, उन तफसीर करते हुए। तो सारा फोकस उस पर, क्योंकि अगर वो सारा फोकस रखेंगे तो ये एक तरह की फेमिनिज्म के खिलाफ जाएगी। अच्छा, इन फेमिनिज्म में सिर्फ वही अपनी जात तक है, जो बाहर के बड़े बड़े इश्यूज हैं उन पे वो राय नहीं देती। ठीक है, कलेक्टिवली उसको बिल्कुल तमाम जो इश्यूज हैं, वो सोशल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कल्चरल इश्यूज हैं और मजहब और बाकी जो उनके उन पे भी उनको देना चाहिए। जी, जैसे जो पाकिस्तान के अंदर, हम स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करते हैं, बड़ी तेजी के साथ जेंडर डिस्पैरिटी बढ़ रही है। वैसे तो सोसाइटी में टॉलरेंस भी बढ़ रही है, एक्सट्रीमिज्म भी तेजी से आ रहा है, पोलराइजेशन के इफेक्ट भी हम देखते हैं, लेकिन जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो बढ़ रही है। उसको कम करने के लिए आपके ख्याल से हमें कौन से ऐसे इक़दाम लेने चाहिए? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है, अगर मैं फलसफियाना बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन अमली बातें ये हैं कि मर्दों को सिखाना चाहिए औरतों का एहतराम। अब मर्दों के अंदर जो हवस है, मतलब जी बड़ा पुराना वर्ड ये लगेगा
लेकिन जब तक आप ये मर्दों, अब देखिए जितने इसमें रेप के केस होते हैं वो सारे मर्द करने वाले होते हैं। कुछ चंद एक औरतों के हुए होंगे रिपोर्ट जिनमें औरतों ने किया होगा रेप मर्दों का या कोई। तो सबसे पहले तो मर्दों के अंदर ये पहला करना चाहिए एहतराम का रवैया कि आप उनको एक इंसानी वजूद समझे। तो आप उनको एक जो सेक्स सिंबल या सेक्स ऑब्जेक्ट ना समझे। मेरा ख्याल है अगर ये कोई चीज आ जाए कि जिस तरह मेरे सामने ये बैठे हैं, आप भी बैठी हैं, जिस दिन मेरी निकाह में ये फर्क खत्म हो जाएगा कि ये दो इंसानी वजूद बैठे हैं, इनकी तरफ देखते हुए मेरे जो फोकस है और इधर और, तो अगर ये तब्दीली आ जाए तो बहुत से मसाइल को हल हो सकते हैं। इन बहुत से मसाइल की जो जड़ है ना वो यहाँ है। लेकिन इसमें औरतों का बहुत अहम किरदार है जिसकी तरफ औरतें नहीं, क्योंकि औरतें भी वो अपने आप इतना ग्लैमराइज करती हैं। औरतें भी एक उसी तरह हैं जिस तरह बाकी लोग रहते हैं। अगर औरतें लोगों में चलते फिरते हुए उसको ना लेके चले, इतनी वो नुमाया ना आए, तो मेरा ख्याल है बहुत से इससे हो सकते हैं कि जब एक ऑफिस में एक लड़की, मैं जाहिर मुद्दत से पढ़ा रहा हूँ, तो जो लड़कियां एक नॉर्मल लिबास पहन के, मैं इसका नहीं फर्क करता लिबास पे, जो उनका मर्जी नॉर्मल लिबास पहन के आती है उनकी तरफ नहीं, लेकिन जो उससे हटकर जो ज्यादा जो अंगेज है तो वो तो इससे होगा। सर ये वैसे बड़ी बुनियादी और जबरदस्त बात होगी, लेकिन आपके ख्याल से ये बात सिखाने में कि आप औरत को भी इंसान समझें और आप जैसे अपने मर्द के साथ मिलते हुए बिहेवियर होता है आपका रिस्पेक्ट है वैसे उसके लिए रखें, उसको कोई ऑब्जेक्ट ना समझे, तो ये कहाँ से सिखाया जा सकता है? इसका प्रोसेस कहाँ से शुरू करें? घर से बिल्कुल इब्तिदा से। मैं समझता हूँ कि जो फेमिनिज्म है उसको स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाना चाहिए, लेकिन घरों में भी जाना चाहिए और घर में जो बच्चे हैं पहले दिन से उनको करना चाहिए। देखिए जब आप के घर बेटी पैदा होती है तो आप शोक मनाने लगते हैं, बेटा पैदा हो तो आप मिठाई बांटे, तो सारा आगाज तो वहीं से होता है। पहले तो आइडियाज वो तब्दील करें ना, बच्चे इसको भूल जाए वो बेटी या बेटा है। साहिब औलाद होने का मतलब क्या होता है? वो कहता औलाद नरीना। तो जब तक आप वहां से ये शुरू नहीं करते कि भाई भूल जाएं और ये आपका काम नहीं है तय करना, लड़का हो या लड़की हो, बेटा हो या बेटी हो, तो आप दोनों में ना फर्क करें। तो मेरा ख्याल है वहां से घर से शुरू करना चाहिए। बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसा रवैया करते हुए देखा है और कई इतने पढ़े लिखे बेहतर लोग भी होते हैं। देखिए ये भी एक बड़ा है कि पढ़े लिखे में मतलब क्या है। अगर मैंने पीएचडी कर ली तो इसका ज्यादा मुहज्जिब होने का ताल्लुक या अच्छे आइडियाज का ताल्लुक कोई नहीं होता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी डिग्री आपके पास है, कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं। पढ़ने वो और चीज होती है, वो आपके अंदर एक अप्रोच है, आपका वर्ल्ड व्यू है, इंसाइट है और टेम्परामेंट है। सर आपके ख्याल से जो औरत है उसकी जगह डोमेस्टिक है या पब्लिक स्पेस में? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं। वो जहाँ जाना चाहे उसको जीने का हक दें और उसको इंतखाब का हक दें। वो घर में रहना चाहती है, बाहर जाना चाहती है, लेकिन इसको इंश्योर करना चाहिए कि औरत जो है वो बाहर जाती महफूज होना चाहिए। मैंने एक नज़्म पढ़ी थी बहुत अर्सा पहले, एक साउथ इंडिया की किसी शायरा की थी। वो कहती है कि मैं रात को रास्ते पे जा रही थी, अकेली थी, मैंने देखा कि आगे कोई वैश्य जानवर है, मैं नहीं डरी। थोड़ा आगे गई, मैंने देखा मर्द है, मैं डर गई। तो जब आपकी सोसाइटी ऐसी हो कि आप यहाँ से बाहर निकलते हुए, यहाँ से आते हुए आपके अंदर से ये सोसाइटी इंश्योर करे कि आपको कोई खौफ नहीं हो, तो मेरा ख्याल है फिर उसको पब्लिक स्पेस में जाना चाहिए, सोसाइटी पब्लिक स्पेस में जाना चाहिए, लेकिन पब्लिक स्पेस को भी जो महफूज है और उसको जो गैर महफूज करते हैं वो मर्द करते हैं, और उसको महफूज होना चाहिए। सर हमारा जो जेंडर नैरेटिव है वो कॉमन होना चाहिए या हेट्रोजीनियस होना चाहिए? हेट्रोजीनियस होना चाहिए। मल्टीपल लोकेशंस, मल्टीपल नैरेटिव्स जो उसकी कंडीशंस को सपोर्ट। बिल्कुल कन्वेंशनल नैरेटिव का मतलब है कि वो मोनोलिथिक होगा, उससे शब्द हमेशा पैदा होता है। मोनोलिथिक नैरेटिव से शब्द पैदा होता है। बिल्कुल पैदा होता है कि आप उसके जरिए कंट्रोल करते हो। वैसे जितने कंसेप्ट होते हैं अगर आप इसको पीछे जाके देखें, जब आप एक फिलॉसफिकल कंसेप्ट बना लेते हैं या एक नैरेटिव बना लेते हैं तो आप उसमें से बहुत सी चीजों को एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूसिविटी उसमें आ जाती है। तो
उससे तो आप चीज़ों को पूरी तरह समझ सकते हैं, फिर उसको एक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नेचुरल नैरेटिव बनाएंगे तो नेचुरल नैरेटिव को नाफिज भी करेंगे ताकत के जरिए। जेंडर का जो नैरेटिव है पाकिस्तान में मल्टीप्लिसिटी ऑफ नैरेटिव होना चाहिए उसके मुताबिक, उस पर्सपेक्टिव, उस कंटेक्स्ट पे जहाँ सर जो पाकिस्तानी औरत है वो अपने मौजूदा जेंडर रोल से सेटिस्फाई लगती है आपको या नहीं लगती, एक सवाल। दूसरा ये कि क्या अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपने आप को जो वेस्ट के अंदर जेंडर रोल है औरत का उसमें फिट इन करना चाहती है या फिर उसकी आइडियल और देखिए इसमें पाकिस्तानी औरत जो है ना वो एक औरत तो नहीं है ना, पाकिस्तान में तो कई तरह की औरतें हैं। बस एक औरतें हैं जो जेंडर स्टडीज पढ़ रही हैं, जो चीज़ों को समझ रही हैं, देख रही हैं, लेकिन बहुत सी औरतें हैं जो पढ़ती हैं जो बाकी उनको तो पता ही नहीं। बस हमारे यहाँ जो उर्दू या बाकी लैंग्वेजेज हैं उनमें तो जेंडर कहीं नहीं पढ़ाया जाता। मेरा पहला और आखिरी आदमी था वहाँ जो फेमिनिज्म की बात करता था, बताता कुछ सवाल कुछ चीज़ें, बाकी तो कोई नहीं। उनके बहुत रेजिस्टेंस का अपनी तो पढ़ा रहे हैं, जो मगरब का है औरतों को गुमराह करता है। तो अच्छा इसी तरह बाकी जो शोबे इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, बाकी जितने भी सोशल साइंसेज के तो वहाँ तो नहीं पढ़ाया जाता। मेरा ख्याल एक तो ये कि पाकिस्तानी औरत इस तरह राय कायम करने से पहले उस पाकिस्तानी औरत को तो इल्म में उसे एम्पावर तो करना चाहिए इस इल्म से, वो तो नहीं किया जा रहा। तो बहुत ही चंद औरतों का ये है ये जानती है, तो उनको तो खैर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि वो हाँ ये हम कह सकते हैं कि वो ठीक साथ में चल रही है, काम कर रही है, इसके बारे में वो कंसर्न है, करना चाहती है। बस उसमें ये कि उसमें इंडिजिनाइजेशन है वो होनी चाहिए। लेकिन वो कुछ सेटिस्फाई खास नहीं है मेजॉरिटी औरतें जो है पाकिस्तान की अपने उस जेंडर। मेरा ख्याल कुछ तो बिल्कुल इससे वाकिफ ही नहीं है ना, इससे नाताल्लुक है ना, जब उनको पढ़ाया नहीं जाता उनके तो इल्म भी नहीं है ना। नहीं लेकिन जैसे कि उनकी लाइफ है, उनके जो जेंडर रोल के अंदर वो काम करती है, जो पढ़ाई नहीं वो हाँ, और जो उनके साथ आप कह सकते हैं कि जुल्म भी होता है और ज्यादा आबादी गांव में रहती है और उनकी लाइफ से भी हम वाकिफ हैं कि वो औरत घर का काम भी करती है, बाहर का भी करती है, फिर अगर शौहर ने मारपीट करनी है तो वो भी वो सहती है, और शहर की औरत की जो ऑपरेशन है वो उसकी नेचर डिफरेंट है लेकिन वो भी सफर कर रही है। मेरा जिन औरतों को मैंने ऑब्जर्व किया, जिन पढ़ी लिखी औरतों को भी वो आवाज नहीं उठाती जी। मैंने ऐसे कई तालिबात देखी हैं, मैं आपको एक ऐसा सच बता रहा हूँ जो मैं जिस पे कभी जुबान नहीं खोली। जितनी हैरेसमेंट यूनिवर्सिटी में टीचर्स की तरफ से स्टूडेंट्स के साथ शायद किसी शो को जी, लेकिन मैंने अब तक एक ऐसी लड़की नहीं देखी जिसने आवाज उठाई। और मेरे पर्सनल इल्म में है वो स्टूडेंट्स जो मुझे आगे बताती हैं, दूसरे बताते हैं, लेकिन वो हमेशा सह जाती है, परेशान भी होती है। ये नहीं कि वो उसे खुश है, उसको पसंद नहीं करती है, लेकिन उनमें अभी वो जुर्रत नहीं आ सकी कि वो उस पर सर आपको नहीं लगता उनको पता है कि ये गलत है, जेंडर उससे मुतमिन नहीं है, वो उनके साथ ये होता है, लेकिन वो हालांकि ये एक ऐसा गोशा है जिसपे कभी किसी को इनसाइडर जानते हैं। मैं इनसाइडर को मैं जानता हूँ, मुझे पता है अपना कमरा अपना अफराद क्या है, अपना जगह अपना अपने दोस्तों को जाने क्या करते हैं, लेकिन उनकी कोई आवाज नहीं है, कहीं उसका नहीं जिक्र नहीं है कि कुछ हो रहा है। और उसका सबसे बड़ा बायस ये है कि वो औरतें जो इसका शिकार होती हैं वो जुबान नहीं खोलती जी। सर आपको क्या लगता है कि इसके अंदर ये फैक्टर नहीं हो सकता कि जब कोई औरत हैरेसमेंट या इस तरह के मामले के बाद बात करती है तो हमारी सोसाइटी ऐसी बन चुकी है कि वो उस औरत को मजीद जलील करती है, उस औरत का जो इमेज है उसको और खराब करते हैं और आदमी को कहते हैं कि वो तो पवित्र ही है। उसकी जो इमेज है उसके अंदर कोई अगर थोड़ा बहुत डेंट पड़ता भी है तो वो बड़ा टेम्पररी होता है, लेकिन औरत जो है वो उसके साथ हमेशा देखिए अगर औरत इस तरह खौफजदा रहती है मामला बढ़ता जाएगा, इसका सिंपल जवाब ये है। ये आप जस्टिफाई कर रहे हैं औरत को, मैं समझता हूँ किसी के साथ भी ज्यादती होती है, मैं यहाँ ऑफिस में बैठा होता हूँ, मेरे साथ भी यहाँ ज्यादती होती है, 5 बार मेरी ब्यूरोक्रेसी जो है मुझे एक ऐसा काम करने में मजबूर करती है जो मुझे नहीं करना चाहिए, हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, मैं रेजिस्ट करता हूँ,
मैं नहीं परवाह करता कि सेक्रेटरी है वही करने होगा, क्या होगा नौकरी निकाल देंगे तो मैं पीछे चला जाऊंगा, यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। तो ज्यादती तो हर एक के पास होती है। अगर मैं ये डर जाऊं कि जैसे बेरोजगारी होती है ऐसी, मुझे उनके हर बात मान लेनी चाहिए, गलत बात मान लेनी चाहिए, मैं नहीं मानता, मेरे बहुत से तो वो तो फिर कभी कोई आप अपना हक नहीं ले सकेंगे। तो मेरा ख्याल है औरत को इस खौफ से निकलना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है अगर आप ठीक हैं, आपकी जो आपका मौक़िफ़ ठीक है, तो 4 लोग मुखालिफ होंगे, 2 लोग आपका साथ भी देंगे। ये 12 लेकिन इंसानी सोसाइटी है तो, और उसको मैं जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करेगी, नहीं, इससे लगता है ऐसे है कि सोसाइटी तो ऐसी होगी तो सारी जंगें जीती इसी लिए जाती है ना। अगर पहले आदमी देखे कि इसके नतीजे ये हो सकते हैं, मुखालिफ भी होते नतीजे, तो अगर इसकी बुनियाद पर आप खामोश रहें, मेरे ख्याल है आपकी जो खामोशी है वो कहीं ज्यादा मुजरिमाना है उसके मुकाबले में जो मुमकिन तौर पर आपके खिलाफ बात हो सकता है। तो मेरा ये कहा था कि सोसाइटी ने अपना स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया है कि वहाँ औरत को आवाज बुलंद ना करने में ज्यादा अफियत महसूस होती है, तो ऐसे हमें आवाजें निकलना चाहिए अफियत से। मेरा तो कुछ औरतों को निकलना चाहिए। 2 औरतें एक औरत भी हिम्मत करे तो मेरा ख्याल है बहुत से लोग हो सकते हैं। और ये हैरेसमेंट हर जगह यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा है और कुछ कभी कभी आ भी जाती है। अभी मेरे ख्याल में कोई किसी यूनिवर्सिटी की थी, कोई की स्टूडेंट थी, उसने करना चाहिए। मतलब सोसाइटी के ऐसे स्ट्रक्चर्स जो उसको आवाज बुलंद करने से रोकते हैं कि अगर वो खामोश रहे तो उसका ज्यादा फैलाए, उसको उनको ब्रेक करना चाहिए और ब्रेक करने से ही वो खौफ भी खत्म होगा और बाकी लोगों को एक एनकरेजमेंट मिलेगी कि हमें भी अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसमें आवाज बुलंद करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, आपके ख्याल से जो मैरिज है पाकिस्तानी वोमेन का टैलेंट और उस पर सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से की जाने वाली इन्वेस्टमेंट और उसकी अपनी मेहनत, उन सबको किस तरह एड्रेस करती है? देखिए, औरत को शादी तो करनी चाहिए। पहले तो मैं समझता हूँ कि शादी के जो बगैर सारी उम्र गुजारना ये तो बिल्कुल एक खिलाफ फितरत और खुद अपने उसके खिलाफ है। इसको तो हाँ, जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है उसमें रिफॉर्म लाना चाहिए और उसमें उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो इतनी ज्यादा घर में ना हो कि वो कोई दूसरा काम ना कर सके। तो मेरे ख्याल मैरिज बजाय खुद रुकावट नहीं है। मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ बनाया गया है जिसमें मर्द का वर्ग है वो इसमें रुकावट करता है। लेकिन इसके साथ दूसरी जो एक काहली है औरतों की, वो भी इसका बायस है। वो मैरिज के नाम पे वो एक कहानी का शिकार हो जाती है। तो घर में रहती हैं वो फिर। अच्छा, घर में रहने से मैं नहीं समझता कि आपके घर में रहने से आपके इंटरनेट को कोई नुकसान पहुंचता है। घर में रहकर भी अगर एक औरत इंतखाब कर घर में रहना तो घर में रह के बहुत कुछ कर सकती है। वो लिख सकती है, वो अब तो सोशल मीडिया में क्या क्या है अपना ऐलान कर सकती है, जो भी करना चाहे कर सकती है। तो ये दोनों चीजें मैरिज का इंस्टीट्यूशन जो है उसमें अगर एक तो रिफॉर्म लाया है और दूसरा औरत की खुद अर्ज हो, उसकी खुद विलिंगनेस हो कि मुझे शादी मेरी जिंदगी में रूटीन का मामला है वो हो गया, अब मुझे अपनी जो इंटेलेक्चुअल सफर है या मेरी जो कैपेबिलिटीज है उनको करना चाहिए। बच्चे भी हैं और वो कामयाब शादियां भी हैं जी, और वो सफर को जारी रखें। सर, आपके ख्याल से हमारी सोसाइटी के अंदर लेकिन इसमें एक चीज है, औरत को 12 शादी में जो उसका इख्तियार है, मर्जी है, वो शामिल होनी चाहिए। ज़ाहिर है अगर उसके इख्तियार के बगैर हुई उसको उसकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई है तो मतलब उतना है उसको फिर तो उसके मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पहला यदि औरत के बारे में लोग कहते हैं औरत को करना चाहिए, पहले उसको इख्तियार भी लेना चाहिए कि वो अपनी पसंद भी शामिल हो। और इसको कभी मसला नहीं बनाना चाहिए। औरत की पसंद इसमें एक एडल्ट पर्सन है, मुझे नहीं लगता आज तक समझ आई इसको इतना हमारे इशू की बनाया जाता है। और वही बात है, मर्द अगर कर रहा है पसंद, मर्द किसी मर्द को तो नहीं पसंद करेगा, औरत को करेगा ना। जी जी, लेकिन शायद इसके अंदर ये आर्गुमेंट सर ले आते हैं कि जो मर्द को प्रिविलेजेस हासिल हैं वो औरत को नहीं है, तो इस बुनियाद पे कि आदमी अपनी पसंद क्या कर रहा है औरत नहीं कर सकती, इस तरह की हमने मिक्स बना ली है। और किसी जिस औरत को पसंद कर रहा है वो भी उसको पसंद करती तो कर रहा है ना जी, लेकिन उसको बोलने की इजाजत नहीं। जी, तो पसंद करने की इजाजत है, बोलने की इजाजत नहीं है।
तो सर इसको सम टाइम वो मजहब से भी तो अटैच किया जाता है ना कि नहीं, मजहब के मैंने तो पहले भी साथ जी बहुत सारी मिथ्स सिलेक्टिव है ना जी। जी बहुत सारी मिथ्स को भी और बहुत सारी अपनी ख्वाहिशात को भी हम मजहब के नाम पे सोसाइटी में एस्टेब्लिश कर देते हैं। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। तो सर ये हमारे यहाँ जो औरतें किसी मुकाम पे पहुंचती हैं या कुछ उनकी लाइफ में अचीवमेंट्स होती हैं, आपके ख्याल से कितने % ऐसी हैं जो मेरिट पे वहां तक पहुंचती हैं और कितने % ऐसी हैं जो मेरिट को बाईपास करके पहुंचते हैं? तो इसमें भी औरत का भी अपना सोसाइटी के अंदर इमेज के कंट्रीब्यूशन है। देखिए, इस पर तो पहले भी बात कर चुके हैं कि बहुत सी औरतें हैं, चंद एक औरतें हैं जिनको मतलब मेरिट से पहुंचती हैं, मेरिट पे पहुंचती हैं, लेकिन बहुत सी हैं जो मेरिट के बगैर पहुंची, जिनको जो मकाम मिला है वो औरत होने के तौर पर था, उस पर क्वालिफाई उतना नहीं करती थी। अदब में भी है, बाकी शोबों में भी है। सर अदब के अंदर जो औरतों की कंट्रीब्यूशन रही है, आपके ख्याल से वो बहुत कंस्ट्रक्टिव रही है या वो खालिसतन फेमिनिन एक्सप्रेशन का इजहार ही थी? नहीं, कम से कम जो उर्दू के हिसाब से, उर्दू में जो फिक्शन है उर्दू की, उसमें सारा फेमिनिज्म नहीं था। ठीक है। उसमें हैदर है, जमीला हाशमी है, बानो कुछ से अगर दूसरा केस है, लेकिन इससे पहले इसमें चुगताई थी। हाँ, अभी काफी खवातीन दिखने वाली हैं, तो वो मेरा ख्याल फेमिनिज्म की वजह से नहीं है, बल्कि बाद ऐसी खवातीन फेमिनिज्म मानती नहीं है, वो कहती है फेमिनिज्म नहीं मानती, लेकिन वो जो लिखती है वो उन्हीं बड़े बड़े इशू पे लिखती है, वो समझा जाता है तो महसूस महसूस है। हमारे उर्दू अदब के अंदर ऐसी औरतें हैं। एक चीज कमी है उर्दू अदब में, अगर आप बात करें, फिक्शन में औरतों की बहुत एक कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन है, लेकिन रिसर्च और क्रिटिसिज्म में कम है। अभी तक रिसर्च में इतने बड़े बड़े नाम है, रशीद हसन खान, इम्तियाज अली अर्शी और मीर जालवी, हाफिज महमूद शिरानी, के बड़े नाम है। औरत एक इंडिया में थी, क्या नाम था उसका, हैदराबाद की थी, अभी इंतकाल हुआ है, सईदा जाफर, बस वो, बाकी कोई खवातीन नहीं है। तनकीद में एक मुताशिरी थी जो बहुत अच्छी लगी, उसके बाद किसी मर्द, तो ये उनके आगे चलकर कुछ और उर्दू अदब के अंदर औरत का जो राइटिंग एक्सप्रेशन है वो आदमी के एक्सप्रेशन जितना ही मजबूत और बेहतरीन है। फिक्शन में तो बिल्कुल, फिक्शन में तो कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक है। और निकात औरतें बहुत कम हुई हैं, तनकीद में उनकी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर जो मर्दों का रवैया रहा है औरतों के साथ, जो फिक्शन लिखने वाली है, वो कैसा था अदब के अंदर? वो उनको प्रमोट करते थे, अप्रिशिएट करते थे, या बीइंग अ वुमन उनको पीछे किया जाता? शुरू में मुमकिन है उनके साथ ऐसा होता रहा हो, और ये कहा जाता है अक्सर औरतों के साथ कि आपको मर्द लेके देता है जी, बिल्कुल सही। लेकिन बाद में नहीं, तो हैदर के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। वो तो वैसे भी उससे कई बात खौफ सिखाते थे, पर्सनैलिटी का भी होता है, जैसे हमारे यहाँ किशोर नहीं है, बहुत से मत भी खौफ सिखाते हैं, उसमें जाता है। तो आप ये आपके ख्याल से ये कि औरतों के साथ अच्छा बेहतर रवैया रहा है आदमियों का? मजबूत तौर पर तो नहीं कह सकते, मजबूत तौर पर अगर औरतों की कंट्रीब्यूशन रही है तो उसका तनाज़ किया गया, इसमें कोई जी। सर हमारी औरतें जो शुरू में होता है, शुरू में होती है। सर हमारी जो उर्दू अदब की राइटर खवातीन हैं वो इंटरनेशनल कैनवस पे कुरुतुल हैदर के अलावा क्यों अपनी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं? देखिए वो तो मर्दों के भी नहीं है ना, सिर्फ औरतों का नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल उस पर देखें तो शिनायस्ते के जो पिछले 9/11 के बाद जो फिक्शन आया है उसमें चंद हमारे अंग्रेजी लिखने वाले जिनको समझा जाता है कि इंटरनेशनल इदारों की किताबें छापी और उन पे बड़े बड़े रिव्यूज आए, बुकर प्राइज के लिए वो नॉमिनेशन में। तो इससे पहले तो हमारे यहाँ तो मर्द भी नहीं है सारा, तो लेकिन उसके भी असबाब है, सिर्फ औरतों के साथ नहीं, मर्दों का आदमी मर्द दोनों की ही चीज है, उसका कंट्रीब्यूशन वो नहीं हुई। लेकिन उसकी जो बुनियादी वजह देखिए, उसका ये बहुत अहम सवाल है जो अक्सर लोग करते हैं। देखिए किसी भी शोबे में जो कंट्रीब्यूशन होती है, कोई नई थ्योरी देना, कोई नया इल्म देना, कोई नया नजरिया देना, उसको समझना चाहिए इकोलॉजी के साथ। जिस तरह इकोलॉजी होती है जिसमें बहुत से नेचर्स के होते हैं, जानवर, पौधे,
माहौल है, मिलके कार्य होते हैं, सारे बच्चे करते हैं। इल्म की भी एक इकोलॉजी होती है, तो वो सारे उलूम, फलसफा, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, ये मिलके कार्य होते हैं। अब हम तवक्को रखते हैं कि सिर्फ सोशल साइंस में एक आदमी आ गया है बड़ा नजरिया दे, तो जब तक फिलॉसफी और नेचुरल साइंसेज में साथ साथ काम नहीं हो रहा उस दर्जे का, तो वो सोशल साइंस में भी नहीं होगा, ह्यूमैनिटीज में भी नहीं होगा। तो इसका सबब ये कि हमारे यहाँ वो कॉलेज नहीं बन सकी कि हम जो एक इल्मी जो क्रिएटिविटी आनी चाहिए थी, सबसे पहले फिलॉसफी में आनी चाहिए। फिलॉसफी भी है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है बच्चों को। मैट्रिक में फिलॉसफी जरूर आनी चाहिए, मैट्रिक लेकर आन बढ़ता फिलॉसफी, ताकि वो फिलॉसफी का थिंकिंग है वो सीखें। फिर उसके बाद नेचुरल साइंसेज में भी हमारी जो रिसर्च है इंटरनेशनल दर्जे की होनी चाहिए, वो खुद बहुत असरअंदाज होती है। जैसे इकोलॉजी में एक वाक्य होता है तो बाकी पूरा माहौल उससे असरअंदाज होता है। वो जिसने किसी ने कहा था ना कि वो एक क्या उस इफेक्ट का नाम है, बटरफ्लाई इफेक्ट। अगर एक किसी बड़े आज़म में एक बटरफ्लाई का जो पर है वो हिलता है तो उसका असर चीन में तक पहुंचता है। इकोलॉजी इतनी बदली। इसी तरह इल्म की इकोलॉजी में अगर एक आइडिया एक नेचुरल साइंस में या फिलॉसफी में है तो उसके असर बाकी सारे उलूम में पहुंचते हैं। तो हमारे यहाँ अगर ये नहीं हुआ तो उसकी वजह ये कि बाकी उलूम में भी हो रहा है। ये सब मिल के करेंगे, कलेक्टिव एफर्ट होगी तो फिर हमारे यहाँ नफ्सियात में, इमरानियात में, पॉलिटिकल साइंस में, क्रिटिसिज्म में, फिक्शन में, पोएट्री में वो फिर उस तरह का होगा। जी सर, आप ये मैं जरूर जानना चाहूँगी कि आपके ख्याल से मजहब के अंदर जो तस्वुर ये है औरत और आदमी का, इसमें बराबरी है या हायरार्की है? आपने हमें बताया कि डेरिडा के कॉन्सेप्ट जो आपने बताया डिफरेंस वाला, कि वहाँ पे वो डिफरेंस का मतलब हायरार्की हो जाता है। तो आप क्या देखते हैं कि हमारा जो रिलीजन है उसके अंदर इक्वालिटी मौजूद है या वहाँ कोई हायरार्की है? आप बड़ा सबसे मुश्किल सवाल मुझे से पूछ रही हैं। जी, क्योंकि हम लोगों की बेस तो फिर वहीं से लोग खड़ी करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे, किसी भी आइडिया की, कि वहाँ क्या मौजूद है। तो हमारे पास डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं। कुछ कहते हैं कि बात वही सारी है कि आप इसको समझते कैसे। मैं अभी इस्लाम से हटकर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, यानी मैं इस्लाम पर्सपेक्टिव में, जब तक मजहब के मुताले में मजहब को आप एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़ेंगे, उसको एक इटर्नल रियलिटी के तौर पर देखते रहेंगे, तो ये सवाल आप पैदा होंगे। अगर आप देखें कि मजहब में जितनी बातें हैं वो उस जमाने के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में थी और उस कंटेक्स्ट में थी जिसमें वो आया उसके भी थी। अब हमारा कंटेक्स्ट नया है, पर्सपेक्टिव नया है, तो अब हमें रीइंटरप्रेट करना पड़ेगा, तो फिर तुम्हें हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें फंसे रहेंगे कि वहाँ अच्छा ये था और उसको भूल जाए कि ये तो उस जमाने के तारीखी और उमरानी हालात थे जिनमें ये बात कही गई, इसलिए अब हम और हमें उस पर इत्तेहाद करना चाहिए। तो ये जो सारा वो आर्गुमेंट आता है कि वहाँ नहीं था, तो वहाँ उसको उस जमाने के देखना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि औरतों और मर्दों में ह्यूमन बीइंग के तौर पर तफरीक नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनमें वो उनको इंतखाब नाम देना चाहिए। औरत घरेलू जिंदगी इख्तियार करना चाहती है, पब्लिक लाइफ इख्तियार करना चाहती है, वो उसका एक राइट है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी तफरीक है कि जिससे औरत जो है वो जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर या उससे कमतर है। वो गवाही देते हैं, वो औरत की दो गवाही और उसके जो उसके देते हैं आर्गुमेंट्स को मैं इस पर बात नहीं कर सकता। वो तो इंसानी मसला है, याददाश्त आप भूल जाते हैं। वो सिर्फ बल्कि मैं समझता हूँ कि औरत की याददाश्त ज्यादा ग्राफिक याददाश्त है, मर्द की याददाश्त ग्राफिक नहीं है। औरतों को रंग वाक़यात बहुत डिटेल ज्यादा याद रहते हैं, मर्द भूल जाते हैं। मुझे आइडियाज याद रहते हैं, मुझे बाकी मुझे कल पूछेंगे मेरे क्या लिबास मुझे भूल गया तो मेरा ख्याल है इसको जब तक आप ये बुनियादी तब्दीली नहीं आती तो मजहब के हिस्टोरिकल स्टडी। सर, मजहब को तो आपने जैसे फरमाया कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए और चीजें मॉडर्न पर्सपेक्टिव और जो करंट हमारा सिनेरियो उसमें रीइंटरप्रेट और रीरीड होनी चाहिए। लेकिन
हम देखते हैं कि अक्सर जगहों पे कल्चर जो है वो मजहब से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फोर्स होती है, और उसकी एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स जो हैं वो ज्यादा इफेक्टिवनेस पैदा कर रहे होते हैं। तो कल्चर ने जो डिस्क्रिमिनेटरी रवैया रखा है औरत के लिए, उससे हम कैसे कंपेयर कर सकते वो तो सिर्फ दो ही चीजें हैं ना। आप कल्चर में वो जो चीजें आई हैं, चाहे वो दो तीन तरीकों से आई हैं ना, या तो एजुकेशन के जरिए आई हैं, या फिर जो लोग दूसरों के जहनों पर असरअंदाज होते हैं, जिनमें उलमा होते हैं, जिनमें स्कॉलर्स होते हैं, जिनमें हमारा आइन होता है, अदलिया होती है, ये सारे असरअंदाज होते हैं। तो मेरे ख्याल कल्चर में बुरी चीज़ों को तब्दील करना है तो आवाज एजुकेशन डीकोलोनाइज्ड एजुकेशन। बिल्कुल डीकोलोनाइज्ड एजुकेशन, इंडिजिनस एजुकेशन दी है। और सबसे ज्यादा एजुकेशन का आप एक ही बना दें कि लोग अपनी जुबान में पढ़ें और उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको अपनाएं। तो ये जो सारा सिस्टम है, अब किताबें लादना और उनको एक मेमोराइज सारा करना, 10 साल की मतलब बच्चों को मेमोराइज कराना चाहते हैं, उसके बाद उनको करें कि आप क्रिएट करें वो सारा। तो जब तक ये नहीं करें कि किसी तरह एजुकेशन बुनियादी चीज है, और वो भी इंडिजिनस और क्रिएटिव एजुकेशन, और उनकी अपनी जुबान है, अपनी जुबान। और ये जुबान है उसको इंसान के बुनियादी हक समझना चाहिए। जी, बिल्कुल जी। तो सर आखिर पे आप पाकिस्तान की औरतों को, और अगर हम ब्रॉडर इसको कर लें तो सब कंटिनेंट की औरतों को इस सूरत हाल में जिसमें वो गुजरता है, क्या मैसेज देंगे कि उसको अपने आप को बेहतर करने के लिए और अपनी सूरत हाल को बदलने के लिए, और आदमी उसको भी अपने जैसा इंसान समझे, औरत ना समझे खाली, क्या मैं पैगाम देंगे तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं पैगाम में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ना मैं समझता हूँ कि मेरा काम पैगाम देना है। मेरा काम सिर्फ समझना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। वो मैंने आपसे तफसीली बात की है। हाँ, लोगों को एम्पावर करना चाहिए कि वो अपनी सूरत हाल को खुद समझे और खुद फैसले लें। मेरा हक नहीं है कि मैं अपनी इस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए लोगों को ये करना चाहिए। पैगाम देने का मतलब ये होता है कि मैं ऐसी पोजीशन में बैठा हूँ कि उनको वो पैगाम देने से मुराद ये थी, जैसे आपने कहा ना कि एम्पावर खुद को करना चाहिए, तो हाँ, ऐसी एक ये तो सोसाइटी का कह रहा हूँ ना कि सोसाइटी को चाहिए कि वो सोसाइटी के तमाम अफराद को, वो मर्द हों, औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़ों को भी एजुकेशन से महरूम नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ उम्र की शर्त ही खत्म कर देनी चाहिए। कोई किसी उम्र में कुछ भी पढ़ना चाहता है, रेगुलर पढ़ना चाहता है, डॉक्टर भी कुछ भी बात उसको याद रखनी चाहिए। तो एम्पावर तो सिर्फ इल्म के जरिए किया जा सकता है उसके, लेकिन वो इल्म को, हाँ ये हमें मुतालबा करना चाहिए सबको, सोसाइटी के, रियासत से और सोसाइटी के, कि वो उनको इल्म दिया जाए जो उनको खुद सोचने समझने, खुद नतीजे तक पहुँचने, खुद फैसला करने, खुद इंतखाब करने, और इंतखाब के बाद जो नतीजे होते हैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए ये सिखाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।